Hello, C intermediate people. I hope you are doing absolutely amazing. So, audit of items of financial statement. आपके लिए दो वीडियो ऑलरेडी डल रखे हैं, एक डिटेल वीडियो जिस पे अराउंड 50,000 कुछ व्यूज दिख रहे हैं, और एक अभी मैंने रिसेंटली एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो भी आपके लिए डाला था चैप्टर नंबर 5 का। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्लोजर्स कवर नहीं करे थे और मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, सर डिस्क्लोजर का कुछ वीडियो हो जाए क्योंकि 4 से 6 नंबर का एग्जाम में आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डिस्क्लोजर का वीडियो करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे, बस एक ही शर्त है, जैसा मैं बोलूँ वैसा फॉलो करते हुए चलना। तुमको ये डिस्क्लोजर्स ऐसा लगेगा सर ये तो बहुत ईजी था, 4 नंबर तो बड़े स्कोरिंग है, ठीक है, तो जैसा जिस सीक्वेंस में मैं करा हुआ वैसे उसी सीक्वेंस को तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, डन सर। सो स्टार्ट करेंगे अपन डिस्क्लोजर। ये किससे पढ़ा हुआ मैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वैसे तो सब कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ा देता हूँ, पर डिस्क्लोजर्स स्पेसिफिकली अपन अपनी बुक से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अभी डिस्क्लोजर्स में आप पेज नंबर मोटा मोटी देख लो, 109 में आपको दिख जाएगा, वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो आपको उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। रेडी, स्टार्ट करें। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो, एंड अपन स्टार्ट करते हैं डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सुन, यहाँ पे तो कुछ ऑडिट करना नहीं सीखेगा, जो तेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, स्केड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि इन फलाना फलाना चीज़ों का ऐसे तुझे डिस्क्लोजर करना है तो वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, तेरे को एक टॉपिक देगा, बोलेगा भाई 4 नंबर का है, ये एक्सप्लेन कर दे। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है कि किसी डिस्क्लोजर में सपोज करो 7-8 पॉइंट है, तो मेरे को वो 4 से 5 पॉइंट भी मैंने लिख दिए, मेरे को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन उस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से फोकस करेंगे। आपको साथ में क्या कोशिश करनी है कि आपको साथ में चीजों को थोड़ा सा लर्न करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है सर, डन। सुन, यहाँ पे पहला एक डिस्क्लोजर है, डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी। मतलब देखो आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी में डील हो रहा है, ठीक है, बिटकॉइन बिटकॉइन डॉज कॉइन। अब यहाँ पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कंपनी ने ट्रेड करा है, किसमें सर, ट्रेड या इन्वेस्ट करा है किसी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी वर्चुअल करेंसी में, तो उसको बताना पड़ेगा कि कुछ पैसा वैसा कमाया क्या, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन ट्रांजेक्शन, कितनी करेंसी थी, करेंसी हेल्ड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, मतलब 31 मार्च को कितनी करेंसी इनके पास में ऐसी पड़ी थी, कितना पैसा कमाया या लॉस करा, बताओ भाई। और साथ के साथ में क्रिप्टो करेंसी, मतलब आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड किसी पर्सन से कोई डिपॉजिट या एडवांस लिया है क्या, डिपॉजिट या एडवांस लिया है क्या फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। तो भाई बोलते कि भाई ये 3 चीजें आप डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। समझा सर, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, देख, आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ 31/3 को, कितनी करेंसी आप हेल्ड करते हो, और इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपने कोई लोन या एडवांस लिया है क्या फ्रॉम एनी पर्सन, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझा, क्लियर सर, डन। ये हो गया आपका डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट, डन सर। आगे बढ़े, परफेक्ट। चलो, अब सेकंड बात करते हैं सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। अभी कंपनी पे है ना, अगर एप्लीकेबिलिटी है तो उसको सेक्शन 135 के हिसाब से सीएसआर का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यहां पे कंपनी को एक डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। सर वो क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सिंपल है, जैसा मैं बोलूं वैसा फील लेना। अरे कितना करा, कि अमाउंट कितना रिक्वायर्ड था स्पेंड करना, ठीक है, फिर कितना करा, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर दिया। अब यहाँ पे सपोज कर 100 रुपए करना था, 80 रुपए कर दिया, तो कितना हुआ, शॉर्टफॉल हो गया सर 20 रुपए। अच्छा, हो सकता है सर पिछले ईयर्स का भी शॉर्टफॉल हो, हाँ सर, लेट्स से प्रीवियस ईयर का भी शॉर्टफॉल है 40 रुपए। सर ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। अब सीएसआर एक्टिविटी में आप ऑब्वियसली सर सीएसआर कर रहे हो तो भाई नेचर ऑफ सीएसआर भी बताओ ना, नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज भी बता दो, ठीक है सर। सर इसके अलावा भी 2 पॉइंट दे रखे, मैंने बोला कि सिंपल तुम बस 5 पॉइंट पे फोकस करो और ये 5 पॉइंट याद करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है सर। 7 पॉइंट देना सर, आप तो 5 ही करवा रहे हो भाई, देख मैं स्मार्टली कराऊंगा, मेरे को पता है तुझे कितना याद रहेगा, मेरे को पता है इतने सारे डिस्क्लोजर में तुमको कैसी चीजें मेरे को याद करानी है, तो मेरे पे छोड़ दो, मेरे को पता है इस टॉपिक में कैसे स्कोर करना है, ठीक है, बिलीव कर। 7 में से 5 पॉइंट भी लिख दिए, 5 नंबर मिल गए, ठीक है, लोड नहीं लेने का। सर बताओ सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हम क्या 5 पॉइंट लिख सकते हैं, कितना स्पेंड करना था, कितना करा, शॉर्टफॉल, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल, और सीएसआर एक्टिविटीज का नेचर क्या है, बात खत्म सर, डन, आगे बढ़ो। दिस इज योर सेकंड टॉपिक, ठीक है सर। अब थर्ड करते हैं डिटेल्स ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड में मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक्स पर्सन ने तो पे करा अमाउंट, ठीक है, पर रजिस्ट्रेशन हो गया वाई के नाम पे प्रॉपर्टी का,
ठीक है, मतलब एक्स ने पे करा और रजिस्ट्री वाई के नाम पे हो गई, और ऐसे केसेस में आप पे बेनामी एक्ट के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। ठीक है सर, अब सुनना, ये क्या बोलता है कि अगर कंपनी पे कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है या पेंडिंग चल रही है कौन से एक्ट में, बेनामी ट्रांजैक्शन बेनामी एक्ट के अगेंस्ट में, तो कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को तो पता होनी चाहिए बातें। हाँ, तो भाई अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हुई है तो पहले तो ये बताओ भाई कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ये हुई है। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना इन्वॉल्व है कि भाई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग पार्टीज होती है, बेनिफिशियरीज होते हैं कि भाई कौन है बेनिफिशियरीज कौन है। ठीक है, अच्छा अब हो सकता है कि ये बुक्स कंपनी के में दिख रही हो, मतलब ये प्रॉपर्टी कंपनी के बुक्स में दिख रही हो, या हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी कंपनी के बुक्स में दिख ही नहीं रही हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर है सर क्या, ए प्रोसीडिंग्स क्या बोल रहा हूं मैं, ए प्रॉपर्टी इज इन द बुक, सॉरी। ठीक है, देन रेफरेंस टू द आइटम्स इन द बैलेंस शीट, और प्रॉपर्टी इज नॉट इन द बुक्स, तो आपको ये बताना है कि भाई क्यों ये बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं है। ठीक है, साथ के साथ में नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उसका क्या स्टेटस है, कंपनी का क्या व्यू है, ये बताते हुए चलो। आपके ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं, समझा। डिटेल्स ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, वापस कंपनी पे कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी, पेंडिंग चल रही है, कंपनी को डिस्क्लोजर करना है सर क्या, कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी कौन है, अगर ये प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रखी है तो रेफरेंस देना उस आइटम का, अगर नहीं शो कर रखी तो रीजन बताना है, फिर प्रोसीडिंग्स का क्या नेचर है, उसका क्या स्टेटस है, कंपनी का क्या व्यू है। बस ये 5-6 पॉइंट बताते हुए चलना, आपका काम हो जाएगा। डन सर, बढ़िया, ठीक है सर। देन रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनीज इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनीज, इस पे डिस्क्लोजर इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, पूछ सकता है। सपोज करो आरओसी ने ना किसी कंपनी का स्टेटस को स्ट्रक ऑफ कर दिया, मतलब उसको भाई हटाया कि ये इसके रिकॉर्ड से हटाओ। ठीक है, अब ऐसी कंपनी के साथ में अगर जिस क्लाइंट की आप ऑडिट कर रहे हो उस क्लाइंट का इन कंपनीज के साथ में कोई ट्रांजेक्शन है ना, तो उसका डिस्क्लोजर बनता है। सर बोले तो क्या, आपको क्या बताना है कि अगर कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन करा है किसके साथ में, सर ऐसी कंपनीज जो स्ट्रक ऑफ हो गई है अंडर सेक्शन 248, सेक्शन याद रह जाए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कंपनी को डिस्क्लोज क्या करना है, सर ये कौन सी कंपनी थी जिसका नाम हट गया है। ठीक है सर, उनके साथ में हमारे कौन कौन से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए थे। ठीक है सर, उनके साथ में कोई रिलेशनशिप कैसी थी, मतलब होल्डिंग सब्सिडी वाली थी या नॉर्मल बिजनेस टर्म्स थे, रिलेशनशिप बताओ। और साथ के साथ में बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना था। 4 चीजें आपको बतानी है सर क्या, कंपनी का नाम, कंपनी के साथ में तुम्हारे क्या ट्रांजेक्शन हुए, 31 मार्च के दिन में क्या बैलेंस था, रिलेशनशिप क्या थी। अब इन्होंने क्या करा, इसको 4 कैटेगरी में ट्रांजेक्शन्स को बांटा। सर 4 कैटेगरी में कौन से ट्रांजेक्शन है, RIP, रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेस्टमेंट, इन्होंने 3 कैटेगरी बांट दी, और चौथा इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया अदर्स। अभी ये 5th क्या है ये भी मैं बताता हूँ। इन्होंने लास्ट में स्पेसिफिकली बोल दिया अदर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिपॉजिट कराया तो इन्होंने कोई अलग से उसका टैप तो दिया नहीं, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई चलो ये लास्ट में करा देना। ठीक है, और एक और स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, मतलब कि सपोज करो कोई जो कंपनी स्टॉक ऑफ हुई थी ना, उसने कोई शेयर्स अपनी कंपनी में होल्ड कर रखे थे क्या। ठीक है सर, इसके पीछे लॉजिक ये रहता है, डिस्क्लोजर इसलिए दिया जाता है कि भाई फिर बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, अगर वो कंपनी की वैलिडिटी, मतलब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है तो फिर वो जो होल्ड कर रहा है उसके ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, समझा क्या, डन सर। तो कैसे ध्यान रखोगे सर, कोई भी कंपनी स्टॉक ऑफ हुई है तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपनी का नाम, रिलेशनशिप क्या था, ट्रांजेक्शन्स क्या हुए, 31 मार्च का बैलेंस। अब उसमें भी ये 3 चीज़ें ध्यान स्पेसिफिकली रखोगे, RIP, रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेस्टमेंट, फिर अदर्स कैटेगरी डाल देना, और एक पॉइंट ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, शेयर्स हेल्ड बाय द स्टॉक ऑफ कंपनीज। ठीक है, डन सर, बढ़िया, इंपॉर्टेंट। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक, फॉलोइंग रेशियोज टू बी डिस्क्लोज। सुनना, कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं अबाउट द रेशियोज। जो रेशियोज तुमने पढ़े हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वही रेशियोज तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, 4 से 5 तुमने लिख दिए, मोर देन इनफ है। अब 4 से 5 क्या है, पहले तो सबसे बेसिक करंट रेशियो तुम बता सकते हो, फिर
ROI, ROCE, ROE, ठीक है, ये 3 रेशियो तुम्हारे हो गए। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो। सर इसके अलावा भी और रेशियो मेंशन कर सकते हैं कि जो तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान आ जाए ना, लिख देना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये रेशियोज तो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अब गेम क्या होता है, सर सपोज करो ये ROCE है, इसका न्यूमरेटर होगा, इसका डिनोमिनेटर होगा। कंपनी को क्या बताना पड़ता है कि सर ये न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, एक तो ये क्लियरली बताना पड़ता है। और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में अगर ग्रेटर देन 25% चेंज हो जाए ना, तो वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। सर बोले तो क्या, देख, कंपनी को एक्सप्लेन करना होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आइटम्स इंक्लूड करें ना, वो बताना पड़ता है। साथ के साथ में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है फॉर एनी चेंज इन द रेशियो बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। समझा, समझा क्या भाई, क्लियर। ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, डन। अब आओ आगे। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बेसिक बातें हैं। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर होगा, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेसिडुअल वैल्यू क्या, यूजफुल लाइफ क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, रीड करते हुए चलना। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ सीधे सीधे अपन आ रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस अदर करंट एसेट, इस ये टॉपिक देखने के बाद में आप ऑडिट डिकोडर बुक में से मई 2024 का क्वेश्चन ट्राई करोगे। मई 2024 का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सर लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, यहाँ पे एक ही डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, पर बाकी को एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बाइफिकेशन कर दो। बाइफिकेशन कैसे होती है, कैपिटल एडवांसेस, कोई रिलेटेड पार्टी को लोन्स दिया है क्या, कोई अदर लोन्स एडवांसेस हो गए। फिर इसमें भी आपने को बताना पड़ता है कि सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल कौन कौन से, ये सारी कैटेगरीज बतानी पड़ती है। ठीक है सर, अगर लोन्स एंड एडवांसेस पे कोई बैड एंड डाउटफुल डेट है, ठीक है भाई, पैसा नहीं आ रहा था, आपने उसका प्रोविजन बनाया, ठीक है, तो उसको आपको रेलिवेंट हेड में सेपरेटली शो करना पड़ता है। समझा, क्लियर, डन। अभी सुनना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए भी ऐसी ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज को सुनना, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ये आपका मई 2024 में क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था, समझना। सर आपने कोई लोन्स दिए, एडवांस दिए, ठीक है, इन द नेचर ऑफ अ लोन, किसको सर, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, की मैनेजर पर्सन को, या रिलेटेड पार्टी को, आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ लोन अपन ऐसे देते हैं रीपेबल ऑन डिमांड। और सर रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब समझना, यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है। सर रीपेबल ऑन डिमांड यहाँ पे या स्पेसिफाई नहीं करना ना टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जब व्यवस्था होगी तब वो पैसे दे देगी। ठीक है, अब नॉर्मली आप ऐसा लोन हर किसी को तो दोगे नहीं। आप किन को दोगे सर, जो अपनी रिलेटेड पार्टीज होती है। और यहाँ कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि कितने ऐसे लोन्स थे या एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन थे जो आपने प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, रिलेटेड पार्टी, इनको दिए, इनको दिए ड्यूरिंग द ईयर। देखो, अमाउंट ऑफ लोन और आउटस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और साथ के साथ में यहाँ पे मतलब आपने आउटस्टैंडिंग बता दिया, कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और आपने परसेंटेज भी बता दिया ऑफ द टोटल लोन। समझा, मतलब यहाँ पे आप कारो 2020, कारो 2020 में भी ये स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है। ठीक है, और वहाँ पे ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई कंपनी ने इसका डिस्क्लोजर कर दिया है क्या। ठीक है, अभी कंपनी को डिस्क्लोजर क्या करना होता है वो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। क्या डिस्क्लोजर करना होता है, कैसे ध्यान रखेगा सर, बोरोवर कौन है, प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, रिलेटेड पार्टी, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एंड फिर फाइनली आपने लिखा परसेंटेज टू द टोटल लोन एडवांसेस इन द नेचर ऑफ अ लोन। समझा, ठीक है, मई 2024 का क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक है, डन। देन अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इधर आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लॉजिक क्या होता है कि भाई जो कैश अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। सब बैंक के पास में कोई बैलेंस, कोई आपका चेक हो गया, ड्राफ्ट ऑन हैंड हो गया, सर वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होता है। कैश इन हैंड हो गया,
अदर्स हो गया, लेट्स से कि कोई एफडी लेस देन 3 मंथ्स वाली, हो सर, ये भी किस में चल जाती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चल जाती है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लासिफिकेशन क्या है? बैलेंस विद द बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर्स का मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने है ना 4 पॉइंट आपको स्पेसिफिकली ऐसे बोले जो आपको ध्यान क्या रखना है कि सर ये है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेपरेटली शो हो रहे, मतलब ये तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, सर ये 4 चीजें सेपरेटली शो होती है। ठीक है, अभी ये 4 चीजें सेपरेटली क्यों शो होती है? क्योंकि लॉजिक सिंपल सा है कि सर ये पैसा है ना ब्लॉक है, मतलब अवेलेबल नहीं है, रेडली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी, विद मोर देन 12 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी बोलते कि भाई इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, एफडी 12 महीने से ज्यादा की। ठीक है सर। सर, रीपेट्रिशन रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस शेल बी सेपरेटली स्टेटेड। सर, कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई बैंक था, वहां का पैसा आप मंगवा नहीं पा रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो वो भी भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से सेपरेटली शो होगा। ठीक है सर। तीसरा, आपने कोई बैंक से बैंक गारंटी ली, अब बैंक गारंटी लेते हो तो वहां पे बैंक वाले क्या बोलते हैं? भाई तू एफडी जमा करा, एफडी तेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह जमा करा। अब आप क्या उसको यूज कर सकते हो? नहीं सर, यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी सेपरेटली शो करना पड़ता है। बैलेंस विद द बैंक टू द हेल्ड एक्सटेंड हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरिंग गारंटी गिवन बाय द लेट्स से बैंकर्स। ठीक है, इसको भी डिस्क्लोज सेपरेटली करना पड़ता है। फिर सपोज कर कोई अनपेड डिविडेंड है, कोई अनक्लेम डिविडेंड था, ठीक है, अब आपको उसका एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, सेपरेट अकाउंट खुलाना पड़ता है, ईयर मार्क्ड बैलेंसेस, मतलब वो भाई अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए फ्रीली, तो उसको भी सेपरेटली स्टेट तुम्हें करना पड़ेगा। समझा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, अच्छा टॉपिक है ये। आपसे पूछ सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसा डिस्क्लोजर होगा, क्या चीजें सेपरेटली स्टेट होती है, या एमसीक्यूज में ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझा? यहाँ तक क्लियर है? डन। अब आ जाए इन्वेंट्री। एक एक रीसेंट अटेम्प्ट में इन्वेंट्री पे पूछ लिया था इन्होंने, और ये होता है बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाला। तो इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन कैसे होती है भाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई ट्रेडिंग के हिसाब से तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कोई लूज टूल हो गई, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए। ठीक है, आपने इसमें से थोड़े बहुत लिख दिए, चलेगा। तो सिक्योर इन्वेंट्री को इसी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करनी है। अब इसमें छोटी सी चीज़, आपको मोड ऑफ वैल्यूएशन भी बताना है कि इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने का मोड क्या है। साथ के साथ में अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है ना, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, बस इतना सा ध्यान में रख लेना। बाकी आपको बस इसको रीड करते हुए चलना है। रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है, यस एक बार पूछा हुआ है नए सिलेबस में, पर रेयरली आपसे पूछा जाएगा। हाँ, आप इसको रीड भी करके चलोगे, आप मेजरली पॉइंट्स को लिख दोगे। सर, क्या गुड्स इन ट्रांजिट को सेपरेटली शो करना है, मोड ऑफ वैल्यूएशन बताते हुए चलना है, और क्लासिफिकेशन आपको बताते हुए चलनी है। सर, हमें क्या ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए? मैं बोलता हूँ नहीं रे, आपने 3 से 4 भी पॉइंट यहाँ पे रेलिवेंट लिख दिए, मैक्सिमम नंबर आपको मिल चुके हैं। डन। इन्वेंट्री समझा? क्लियर? डन। ठीक है, अब विलफुल डिफॉल्टर। सर, ये विलफुल डिफॉल्टर क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ। सर, विलफुल डिफॉल्टर बोले तो कि विलफुली वो पैसा देना ही नहीं चाह रहा, तो बैंक या एफआईज या आरबीआई क्या करती है, उसको एक लिस्ट निकालती है, बोलती है कि भाई तुम विलफुल डिफॉल्टर हो। ठीक है, और ऐसे केस में होता क्या है, कोई भी आगे जाके उसको लोन देना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक विलफुल डिफॉल्टर की लाइन में आ जाता है भाई, लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, तो उसको ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सर, क्या डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज अ विलफुल डिफॉल्टर, कब उसको डिक्लेयर किया था, साथ के साथ में डिफॉल्ट भी बताना पड़ता है, उसका अमाउंट या नेचर भी बताना पड़ता है। ठीक है, अमाउंट या नेचर भी उसको बताना पड़ता है। सिंपल, इजी, डन सर। डन। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विथ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। छोटा सा पॉइंट है सर, क्या पॉइंट है कि सपोज करो आपने डिबेंचर्स से पैसा रेज किया था, कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, तो आपको क्या आरओसी को इंटीमेट करना होता है। हाँ, और वो चार्ज अगर हटता भी है ना, मतलब वो चार्ज का पीरियड खत्म हो गया, आपने पैसा वैसा दे दिया, एसेट फ्री हो गया है, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो अगर ऐसा कुछ है, तो कंपनी को उसको टाइमली बेसिस पे, जो भी टाइमली रिक्वायरमेंट है, वो उस पे उसको आरओसी को बताना पड़ता है। तो क्या लिखा इन्होंने
इस पे एक एमसीक्यू पुटअप हो रखा था, मैं एमसीक्यू मैराथन डालूंगा ना तो इसका एक एमसीक्यू भी बताऊंगा आपको। सर, वेर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, डिटेल्स एंड द रीजन देयर ऑफ शेल बी डिस्क्लोज। मतलब क्या कि अगर कोई चार्जेस या सेटिस्फेक्शन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, चार्जेस या सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन बोले तो वो चार्जेस खत्म होना, भाई इन्फॉर्म तो करोगे ना कि सर अब ये फ्री हो गए। हाँ, अब अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है आरओसी को बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, स्टैट्यूटरी पीरियड जो भी गाइडलाइन होगी लॉ की, अगर नहीं हुआ है तो कंपनी को उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई क्या रीजन था। अब एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसको बोल दिया 12 मंथ्स ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड। नहीं भाई, जो भी स्टैट्यूटरी पीरियड की गाइडलाइंस थी, मतलब ये डेट थी, आपने नहीं करा, कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने शायद कुछ 12 मंथ से रिलेटेड बच्चों को कंफ्यूज करा था, तो ये लाइन पढ़ते हुए चलना कि आरओसी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। सेटिस्फेक्शन का मतलब समझा, चार्जेस का मतलब समझा, बस इतना ही समझने का था, 2 लाइन का पॉइंट था, बट यस इंपॉर्टेंट। डन, आगे बढ़े, परफेक्ट। चलो भाई, अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, वेरी इजी यार, कुछ है नहीं इसमें। देखो, ट्रेड रिसीवेबल में स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है ना, वो तुम खुद से एक बार रीड कर लेना, मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। अभी देखो, डेटर है, पुराना होता जाता है, मतलब सर हो सकता है कोई डेटर जिसे पैसा 6 महीने से नहीं आ रहा हो, 1 साल से नहीं आ रहा हो, तो उस पर तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर को नहीं, मैनेजमेंट को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। डिस्क्लोजर भी मैनेजमेंट ही करता है ना। हाँ, अब इसके लिए एक वो प्रोविजन कैसे बनाते हैं कि जितना पुराना डेटर है उसके बेसिस पे वो प्रोविजन बनाते जाते हैं। इसी तरीके से उनको एक एजिंग स्केड्यूल बनाना पड़ता है। एजिंग स्केड्यूल इसी का काम करता है कि कितने डेटर पुराने हैं। तो देखो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इसके बारे में बात करता हूँ अभी। अपन कैटेगरी बनाते हैं, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 ईयर से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 5 कैटेगरी अपन बनाते हैं। ठीक है, और फाइनली आपका टोटल फिगर आ जाता है, मतलब कितने डेटर लेस देन 6 मंथ्स वाले, 6 मंथ से 1 ईयर वाले, एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी अपन बाइफिकेशन कैसे करते हैं कि अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, फोकस करना। ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, कोई डिस्प्यूट भी नहीं चल रहा, बढ़िया है, पैसा आ जाएगा। डाउटफुल लग रहा है, सर डिस्प्यूट चल रहा है पर ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड चल रहा है पर डाउटफुल है, ऐसी बाइफिकेशन आप देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ, यहाँ पे एक चीज़ समझ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपन जो ये एजिंग स्केड्यूल बनाते हैं, मतलब मैनेजमेंट जो ये एजिंग स्केड्यूल बनाता है, वो फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एक को माल गया, आपने बोला कि भाई 30 जनवरी को तेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, उसको दे रखा है भाई क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ से आप उसकी उसकी एजिंग स्केड्यूल देखोगे। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। सर एग्जाम में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ही गिवन नहीं है सपोज करो, तो फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ले सकते हो। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझा? ठीक है, डन सर। देन ये हो गया आपका, बाकी ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया अपना, ठीक है। अब आओ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भाई कुछ है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए चलना, जो तुम बेसिक रिजर्व एंड सरप्लस की क्लासिफिकेशन करते हो वैसा ही कुछ है। जैसे इन्होंने बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस को अलग अलग रिजर्व में क्लासीफाई कर दो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सेट्रा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको रीड अच्छे से कर लेना, मतलब इसको मार्क कर लेना, कंफ्यूज करने की कोशिश करे भाई ये भी रिजर्व में ही आता है। ठीक है, अदर रिजर्व्स हो गए, फिर सरप्लस हो गया। सरप्लस बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का अगर पॉजिटिव बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सुनना, इन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसा रिजर्व जो स्पेसिफिकली आपने बनाया है फॉर लेट्स से ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने स्पेसिफिकली रिजर्व बनाया, तो उसको नाम दिया जाता है फंड। क्या नाम दिया जाता है? फंड नाम दिया जाता है। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हुआ, आपने स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए रिजर्व बनाया है, तो उसको अपन फंड बोलते हैं। ठीक है सर, अब एक चीज सुन, अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो सर उसको किधर शो करना है? सरप्लस में शो करना है, मतलब इधर शो करना। ठीक है सर। अच्छा, बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग लेट्स से नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ एनी शैल बी शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस इवन इफ रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव। सर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस तेरा है लेट्स से 1 लाख का, ठीक है, तेरा जो सरप्लस है ना वो नेगेटिव है लेट्स से 2 लाख का।
सरप्लस है तेरा कितना, 2 लाख का, तो नेट कितना हुआ, 1 लाख का नेगेटिव। सर इसको किधर शो करना है भाई, नेगेटिव शो कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब तू यहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको 1 लाख रुपए का नेगेटिव शो करेगा। समझा? समझा क्या मतलब, सेट ऑफ होगा और नेगेटिव बैलेंस भी आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये छोटा सा रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करते हुए चलना, बस ये वाली एक छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। डन सर, क्लियर, परफेक्ट। सो रिजर्व एंड सरप्लस हुआ। अब इधर आओ, अब थोड़े से और इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अपन लैंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बातें करेंगे बेसिकली। लैंड बिल्डिंग, पीपी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्होंने बातें करी। इन्होंने पहले बोला कि क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो जानी चाहिए कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिर इन्होंने बोला कि असेट अंडर लीज है तो उसको सेपरेटली स्पेसिफाई कर देना। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब डिस्क्लोजर कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब मैनेजमेंट को क्या करना है, पूरा रिकंसिलेशन देना है। ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना, डिलीशन कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, रिवैल्यूएशन कितना हुआ, ये पूरी डिटेल उसको बतानी है। ठीक है, तो रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ अटेस्ट, बिगनिंग एंड एडिशन, डिस्पोजल, ठीक है, रिवैल्यूएशन हुआ, सब बताओ, सब बताओ ए टू जेड। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज़, कारो 2020 में आपको याद है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ऑडिटर को कि अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या वो रजिस्टर वैल्यूअर से हुआ है, और अगर हुआ है तो चेंज क्या 10% और मोर से ज़्यादा है क्या इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेट्स से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर ये देखता है कि भाई इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया है क्या। अपन कारों में ये पढ़ते हैं, तो यही चीज़ है कि अगर 10% और मोर से ज़्यादा चेंज होगा एग्रीगेट में, एग्रीगेट में ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसका भी डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना है। ठीक है, समझा, क्लियर, डन सर। अच्छा, इसके अलावा कोई भी एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एसेट अगर राइट ऑफ हुआ है, लेट्स से रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण कोई एसेट राइट ऑफ हुआ है या कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सर आप रिवाइज एसेट वैल्यू ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे। ये लोग बोलते हैं कि ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है ना, ये कम से कम 5 साल तक है ना, 5 साल तक इसका डिस्क्लोजर देते रहना, 5 साल तक डिस्क्लोजर देते रहना। सर ऐसा क्यों? देखो तुम 5 साल तक डिस्क्लोजर दोगे, हाँ, अब यूजर्स को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भाई 5 साल से यही वैल्यू चलती आ रही है रीवैल्यूड होके, तो वो फिर फाइनली वो हिस्टोरिकल वैल्यू जैसे ही लगने लग जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई 5 साल तक इसका भाई तुम डिस्क्लोजर देते जाना। ठीक है, ताकि अब यूजर को भी वो हिस्टोरिकल वैल्यू जैसे ही लगने लग जाएगा, भाई इतने सालों से यही चल रहा है, 5 साल हो गए। समझा? ठीक है, लॉजिक ये होता है, बाकी तुम बस ध्यान में रखते हुए चल लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डन। अब सुन, सुन भाई सुन, अब और भी चीजें हैं। टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। कंपनी ने प्रॉपर्टी बाय करी, पेपर ट्रांसफर नहीं हो पाया, लेट्स से पेपर ट्रांसफर में कुछ इश्यूज आ गए। ठीक है, कंपनी ने सपोज कर उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया, हाँ, ठीक है, बैलेंस शीट में उसका डिस्क्लोजर करा है, ऑडिटर को ये चीज़ें मिली है, ऑडिटर ऑब्वियसली ये चीज़ें चेक करेगा। ठीक है सर, इससे रिलेटेड देखो डिस्क्लोजर क्या है, डिस्क्लोजर क्या है देखना, कंपनी को डिटेल प्रोवाइड करनी ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके टाइटल डीड्स आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये डिस्क्लोजर किसको करना होता है, कंपनी को करना होता है, और कारो 2020 में ऑडिटर यही चीज चेक भी करता है। ठीक है, पहली क्लॉज में शायद चौथा पॉइंट है, पहली क्लॉज में चौथा पॉइंट है जहाँ पे ये अपन बात करते हैं, चौथा या तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, सुन, तो क्या है, कुछ अलग नहीं है, वही कारो के पॉइंट है। आपको रेलिवेंट लाइन बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है प्रॉपर्टी का, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितना है, टाइटल डीड्स किसके नाम पे है। ठीक है, वेदर टाइटल डीड्स हेल्ड इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव किसके नाम पे है। ठीक है, कब से है, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, और रीजन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये रीजन दे दिया कि भाई टाइटल डीड्स अभी तक चेंज नहीं हुई है, नाम, टाइटल चेंज नहीं हुआ है, पेमेंट तो कर दिया था बट नाम चेंज नहीं किया। ठीक है, समझा, डन सर। ठीक है, अगर कंपनी ने रीवैल्यू करा है तो कंपनी को बताना होता है कि क्या रजिस्टर वैल्यू ने करा है क्या। ठीक है, इजी है। अब आओ एक और डिस्क्लोजर पे, अगेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है। सपोज कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उससे रिलेटेड कंपनी अगेंस्ट एजिंग स्केड्यूल बनाती है। सर एजिंग स्केड्यूल यहाँ पे क्या होता है, सुनना,
प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, कौन सा प्रोजेक्ट है जो प्रोग्रेस में चल रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बताते कि भाई कितने साल का, लेस देन 1 ईयर से चल रहा है, 1 से 2 ईयर्स का, 2 से 3 ईयर्स वाले कितना प्रोजेक्ट है, मोर देन 3 ईयर्स वाले कितना प्रोजेक्ट है, उनके अमाउंट कितना है, ये बताना पड़ता है। अगर कोई प्रोजेक्ट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया तो उसकी भी डिटेल जाती है। मतलब आप एजिंग बताते हो, आप एजिंग बताते हो कि भाई 3 साल तक का कोई प्रोजेक्ट था, उसमें कितना कितना खर्चा लग गया है, बताते हुए चल रहे हो। कोई प्रोजेक्ट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया, बताते हुए चल रहे हो। ये एजिंग स्केड्यूल किसको डिस्क्लोजर देना है, कंपनी को देना है। ठीक है सर, लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। डन सर, डन डन। भाई तुम ये मत सोचना एक बार में याद हो जाएगा, तुम इसको 2 बार रीड करोगे हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्परेरी सस्पेंडेड। अब इससे रिलेटेड एक और डिस्क्लोजर की इन्होंने बात करी। सर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था जिसका ड्यूरेशन ओवरड्यू हो गया है, या जिसकी सर जो बजटेड कॉस्ट थी ना, जो बजट लेके चल रहे थे कि भाई 2 करोड़ लगेंगे, लागत से ज़्यादा लग गया है, तो कंपनी को इससे रिलेटेड भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सर क्या, कि भाई ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, जिसका टाइम से पूरा नहीं हुआ है, या जिसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्लान जो सोचा था, तो बताना पड़ता है कि भाई ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर में हो जाएगा क्या, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, मोर देन 3 ईयर्स, अभी कितना लगेगा, ये बताना पड़ता है, अभी कितना लगेगा। समझा, समझा क्या। और अगर कोई प्रोजेक्ट ही सस्पेंड हो गया है तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है सेपरेटली। ठीक है, 1 से 2 बार रीड करना हो जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा अभी सुनना, अपन ने जो स्टार्टिंग के पढ़े थे वो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अब अपन जो पढ़ रहे डिस्क्लोजर्स, वो आप 1 या 2 बार रीड करोगे तब जाके होएंगे। स्टार्टिंग वाले डिस्क्लोजर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड थे पर वो इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर स्टार्टिंग वाले मेरे को ऐसा लगता है स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में आया 4 में से 4 स्कोर कर सकते हो, जैसे CSR पे पूछ लिया, बेनामी पे पूछ लिया, रेशियोज पे पूछ लिया, कैश इन कैश इक्विवेलेंट पे पूछ लिया, वहां से 4 में से 4 नंबर निकालना है। यहाँ पे आ जाए 4 में से 3 तो आ जाए। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो जाओ, तो 1 से 2 बार रीड करोगे होएगा फिर। ठीक है, डेटर्स से रिलेटेड आपको याद है 0 से 6 मंथ्स, 6 मंथ से 12, फिर 12 से 24 ऐसा था। ठीक है सर, फिर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड कुछ अब बताने का कुछ अलग नहीं है, जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे पढ़ा वैसा ही कुछ इनका पॉइंट्स है। ठीक है, आपको रिकन्सिलेशन 10% वाला पॉइंट, फर्स्ट 5 ईयर्स तक डिस्क्लोजर करना है, अगर कैपिटल रिडक्शन के कारण कैपिटल लेट्स से रीवैल्यूएशन हुआ या राइट ऑफ हुआ तो उसका 5 साल तक डिस्क्लोजर करना है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ के है वही है। सर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसा पढ़ाना तुमने वैसा ही कुछ है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट कितना प्रोग्रेस में है, कितना टेम्परेरी सस्पेंड, लेस देन ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। और कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो उसका भी बताना पड़ता है ऐसे ही। ठीक है, तो सर ये कुछ अलग नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो तुम पढ़ के आए वैसे ही इंटेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट कितना कितना अमाउंट लगेगा उसकी पूरी एजिंग स्केड्यूल दे दी, कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा वो बता दिया। ठीक है, डन 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 डन। सर आ जाइए, सी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड ही है। ठीक है, मतलब मिलता जुलता भाई हो गया ये। डन सर, बढ़िया। अब सुन, अब एक डिस्क्लोजर कर रहे ट्रेड पेबल का। भाई इंपॉर्टेंट तो अब तो नहीं बोलूँगा मैं, मई 2026 में आ गया ये। मई 2026 वालों बच्चों को इतना परेशान कराना इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल डिस्क्लोजर पूछा। अब डिस्क्लोजर दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, कि बच्चा वैसे ही डिस्क्लोजर में वैसे ही परेशान हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 आपको खुद को पता है कितना बड़ा है। ठीक है, उसमें डिस्क्लोजर इतने सारे हैं, वो ट्रेड पेबल तक तो चाके भी नहीं पहुंच पाता, वो चाके पहुंच ही नहीं पाता यहाँ तक, तो वो लिखता क्या। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टर्म्स भी है, बढ़िया, तो डिस्क्लोजर ऑटोमेटिकली टफ हो गया। मई 26 में आया था, मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स पता हुआ जो आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो। ठीक है, डन। अच्छा सुन, ट्रेड पेबल में क्या, एमएसएमईज जो होते हैं ना, जिन्होंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले रखा होता है, अगर वो आपसे पैसा मांगते हैं ना तो डिस्क्लोजर्स करने हैं। और वो पैसा मांगते हैं ना तो भाई एमएसएमई एक्ट वाला है ना, ब्याज ब्याज लगा देते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में अलग परेशानी है यहाँ पे। तो कोई भी एमएसएमई वेंडर अगर बिल देता है ना, उसको जल्दी से पे कर दो यार, उसको परेशान मत करो, वरना तुम परेशान हो जाओगे ब्याज ब्याज के चक्कर में। ठीक है सर, क्या एमएसएमई है तो क्या डिस्क्लोजर्स होगा। पहले इन्होंने बोला कि कोई भी एमएसएमई का कितना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अनपेड है एट द ईच अकाउंटिंग ईयर, वो बता दो एक बार।
एक बार वो बता दो कि ईयर एंडिंग पे 31 मार्च के दिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है। ठीक है सर। इसके बाद में क्या करना, देखो होता क्या है, सपोज करो उसका ये बिल आ गया। अब लेट्स से मैं 45 डेज में अपन को उसको पे करना था एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 45 डेज एक और क्राइटेरिया होता है, मैं अभी 45 डेज ही लेके चल रहा हूँ। अब बुक में आपके कुछ भी नहीं लिख रखा है, बुक में इन्होंने अपॉइंटेड डेट वर्ड यूज कर रखा है। ये अपॉइंटेड डेट का मतलब ध्यान में रखना ताकि आप समझ पाओ इस पॉइंट को। बाकी एग्जाम में नहीं पूछेंगे 45 डेज क्या है, कुछ नहीं पूछेंगे। सर ये 45 डेज की एक टाइम लिमिट है। अगर मैं एमएसएमई वाले को पेमेंट नहीं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से मेरा ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लगने लग जाए, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट भी शायद 18% या 24% होगा, पता नहीं, अभी मेरे को इंटरेस्ट के रेट तो ध्यान नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट यहाँ पे लगना पड़ जाएगा, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितना इंटरेस्ट पेड करा बायर को इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16। साथ में उसको कितना प्रिंसिपल पेमेंट करा बियॉन्ड अपॉइंटेड डेट। मतलब वो टाइम था ना, अगर वो तुमने टाइमली पे नहीं करा तो भाई तुम्हारा ब्याज लगेगा। तो वो बोले कि भाई कितना तुमने ब्याज पे करा उस एक्ट के अकॉर्डिंग। समझे, सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग। समझा? ठीक है सर, ये 2 पॉइंट हम थोड़े से ध्यान रख लेंगे। अब तीसरा पॉइंट सिंपल ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। बोले तो क्या सर, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है और उसमें से कितना अनपेड रह गया। सपोज करो 1 लाख अक्रूड हो गया, उसमें से 20,000 अनपेड रह गया। भाई ये दोनों की डिटेल दे देना, मतलब कितना पे कर दिया था, कितना अक्रूड हो गया था, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया था, बता दे भाई। ठीक है, समझा? डन। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट को इग्नोर कर दो। ठीक है, आप जो जो इजी पॉइंट है जिसके आप लिख सकते हो 4 नंबर के क्वेश्चन में, वो अपन डिस्कस करें। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। भाई रिवीजन वीडियो है, ठीक है, रिवीजन वीडियो है ना। मेरे को पता है बच्चा कहाँ तक क्या कर पाएगा, इस एंगल से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। सब फोर्थ पॉइंट में क्या इन्होंने बोला, अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर until such date when interest dues above are actually paid। मतलब तुमने उसको अगले साल भी पे नहीं करा तो कितना ब्याज बन गया वो बताओ। ठीक है, मतलब पिछले सालों से ये चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे लॉजिक क्यों करता है, ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि ऐसी चीजों में इनकम टैक्स एक्ट वाले भाई साहब बोलते डिसअलाउ कर रहे हैं हम तुम्हें। डिसअलाउ अलाउ पड़ा है, इनकम टैक्स एक्ट वाले डिसअलाउ करते हैं, इसलिए ये चीजों का कंपटीशन और डिस्क्लोजर मांगता है। टैक्स ऑडिट में बहुत परेशान कर रखा है आजकल इन्होंने, हर चीज़ का डिस्क्लोजर मांगते हैं। टैक्स ऑडिट में अपन को, जब अपन टैक्स ऑडिट करते तो ऑडिटर्स को इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नया नया आया, 1-2 साल ही हुए अभी। ठीक है, डन सर। सर ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से करो। थर्ड पॉइंट अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए छोड़ दो। आप बस इन पे फोकस करो वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा तुम्हें। ठीक है सर, डन। अच्छा, ट्रेड पेबल, सर ड्यू फॉर पेमेंट डेट ले लेना। ठीक है, और इसकी एजिंग रिपोर्ट देख लो भाई, मतलब यहाँ पे भी एजिंग रिपोर्ट ही बनती है। ठीक है, पर वहाँ पे जैसे डेटर में 0 to 6 मंथ्स होता था, सर यहाँ पे 0 to 6 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ्स to 12 मंथ्स नहीं है, सीधे इन्होंने सीधे क्लासिफिकेशन क्या दी, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन कैसे दी, एमएसएमई, अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। सर एमएसएमई की बाइफिकेशन क्यों करी, क्योंकि आपको पता पड़ा ऊपर वाला भयंकर डिस्क्लोजर था एमएसएमई से रिलेटेड। ठीक है, समझा क्या, क्लियर है क्या, बोल भाई बोल। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत है, ट्रेड पेबल से रिलेटेड इतना कर लो, मोर देन इनफ है, कई दिक्कत तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगी। डन सर, बढ़िया। अच्छा, फिर अब आ जाओ तुम लास्ट वाले पे, शेयर कैपिटल। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, मेरे हिसाब से कोई डिस्क्लोजर छूटा नहीं है। अब शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखो मेरा इस वीडियो में सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को तुम्हें कम समय में, मतलब मैंने इस वीडियो बनाते समय सोच के बैठा था कि 40-45 मिनट में इनके डिस्क्लोजर्स कवर हो जाए और एक एक चीज़ इनको कोशिश में करूँ कि ये लिख पाए। क्योंकि डिस्क्लोजर्स में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप एक बार में इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि सर इतने सारे डिस्क्लोजर्स है कैसे याद होएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग से आपको सीक्वेंस बनाया उस सीक्वेंस को फॉलो करो, तो आपको समझेगा कि सर आधे डिस्क्लोजर तो बहुत ईजी है जो याद हो गए, हाँ आधे डिस्क्लोजर में हमारा एफर्ट लग रहा है वो लगेगा। ठीक है,
समझा? अच्छा सर। सर शेयर कैपिटल में कैसे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए? तो यहाँ पे देखो वही ऑथराइज, पेड अप, इशूड शेयर कैपिटल, सारी चीज़ों का डिटेल जाएगा। मैं मेन डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ। कंपनी में कोई शेयर होल्डर है होल्डिंग मोर देन 5%, तो उसका डिस्क्लोजर करना है, उसका डिस्क्लोजर होएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़, आपको फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट एट विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है? एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बोनस शेयर्स दिए। सर ये अलॉट हुए थे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो आपने किसी से लैंड ली थी, आपने उसको क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो ये एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने बोनस शेयर्स या बॉट बैक हुआ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको 5 years का डिस्क्लोजर देना होता है, 5 years तक, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट एट विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है सर, डन। अब कंपनी को प्रमोटर से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स है शेयर होल्डिंग के। तो सर क्या, प्रमोटर ने कितने शेयर्स होल्ड करे थे, यहाँ पे प्रमोटर का नाम आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर आ गया कि पहले इससे 60% है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे प्रमोटर है 60%, लेट्स से प्रमोटर होल्डिंग है 60%, 60% में पूरी बाइफिकेशन आ जाती है कि ये टोटल मिला के 7-8 प्रमोटर है। ठीक है, इनकी टोटल बाइफिकेशन आ जाती है कि कितना कौन क्या क्या होल्ड करता है। और भाई चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई प्रमोटर ने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये वाला डिस्क्लोजर तो देखते ही देखते हैं, अरे भाई इन्होंने क्या करा, आप इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी में प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब कि भाई कुछ अच्छा हो रहा होगा, और एकदम से प्रमोटर स्टेक बेच रहे 60 का 30% हो गया, भाई साहब क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बस रीड करते हुए चलना है, मतलब याद करना। ये मई 2024 में भी पूछा हुआ है, 2026 में। ठीक है, तो प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर्स, और फिर आपको लास्ट में ये बताना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जितना भी चेंज हुआ, खरीदा बेचा, परसेंटेज आप बता दो। समझा? क्लियर सर? डन, बढ़िया। अब ये एक पॉइंट है, टू बी डिस्क्लोज एज एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। हाँ, रिवीजन वीडियो में समझाना मुश्किल है ये। ठीक है, ट्राई करते हैं, मैं थोड़ा सा कम शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। सर यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको पैसा दिया और आपने किसी और को पैसा दिया। अल्टीमेटली क्या, मेरे को किसी और को ही पैसा देना था, पर मैंने बीच में किसी इंटरमीडिएट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स घुमाने की कोशिश करी है। इन ट्रांजेक्शन्स में मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस होने के इश्यूज लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सर कैसे? यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एडवांस करा है, लोन करा है या इन्वेस्ट करा है टू एनी अदर पर्सन। जहां पे हमारी डील हुई कि सपोज करो कंपनी एक्स, उसने वाई को बोला कि यार देख मैं तेरे में लोन या इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, तू एक काम करना जेड को दे देना। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अल्टीमेटली हमको इसी को पास करना था, हाँ, पर हमने ट्रांजेक्शन्स ऐसे करे। ठीक है, अगर ऐसी चीजें होती है तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। सर क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन, हमने सामने वाले को बोला भाई तू उसको दे देना। ठीक है, तो कंपनी को सर क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना, डेट, अमाउंट ऑफ फंड, एडवांस, लोन, इन्वेस्टमेंट इन इंटरमीडिएट, ये वाई में कितना करा। ठीक है, अच्छा, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस लोन इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडिएट, ये वाई ने फिर जेड में कितना करा, बताओ। ठीक है सर, फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशरीज। अल्टीमेट बेनिफिशरीज मतलब क्या सर, कि अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है ना, ये इसके बिहाफ पे क्या गारंटी, क्या सिक्योरिटी दी, ये बता दो। और सर यहाँ पे डिक्लेरेशन दैट रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कंप्लाइड विद, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ही यहाँ पे मेनली रहता है। तो आपने कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स करे, दे आर नॉट वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, समझा? सुन, मैंने क्या बोला, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। आपने इसको पैसा दिया, इधर इसने इधर इधर पैसा दिया। ठीक है, तो भाई कब दिया, कितना अमाउंट दिया, इसने कब दिया, कितना अमाउंट दिया, फिर अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी इसके अगेंस्ट में कितनी गारंटी या सिक्योरिटीज दी। ठीक है,
समझा और फिर एक और लिख देना कि फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट से सारी चीज़ें कंप्लाई हो रही है, उनकी कोई भी प्रोविजन से वायलेट नहीं हो रहा है, ये हमको डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, डन सर। लास्ट ये जो सेकंड वाला है इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड अपन को पैसा मिला है, अपन को पैसा मिला है। अब सुनना, मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। सर किसी कंपनी ने रिसीव करा है फंड, किससे, किसी और से, ये अंडरस्टैंडिंग से कि अपन किसी को दे देंगे, मतलब पहले अपन ने यहां पे पैसा दिया था, ठीक है। सर यहां पे क्या हो रहा है, वाई ने सपोज करो आपको पैसा दिया है एक्स को, और अपन को बोला है कि भाई आगे पास कर देना, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम फंडिंग पार्टीज, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस टू अल्टीमेटली बेनिफिशियर्स, ठीक है, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और लाइक प्रोवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, डिक्लेरेशन दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ फेमा एंड मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कंप्लाइड विद। ठीक है सर, डन 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 डन। ठीक है राजा, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल जाए, ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करिए, ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखा है, ठीक है। बाकी डिस्कशन करने के लिए तो आराम से 3 घंटे भी है इस वीडियो के लिए, बट ठीक है, मेरे को पता है कहाँ पे आपको कितनी चीज़ क्या बेनिफिट करेगी ये वीडियो, उस हिसाब से ये वीडियो को कम समय में आपको बना के दिया है, ठीक है। अ, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा इसमें, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार रीड करो, मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद में ही आप 2 हिस्सों में कर लो। जो फर्स्ट सीक्वेंस वाले डिस्क्लोजर्स थे, उनको सबसे पहले करो और याद कर लेना, हाथों-हाथ याद कर लेना, ठीक है? फिर बाकी के डिस्क्लोजर्स को कम से कम 2 बार अच्छे से पहले रीड करना क्योंकि उसमें टेबल्स है, तो उसको रीड करना। उसके बाद में आपको वो याद होना स्टार्ट होएगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।